क्या आपने कभी सुना है कि एक देश दूसरे देश पर बदला लेने के लिए हमला करे और हमला करने से पहले दुश्मन देश को बता दे कि देखो भैया, हम तुम्हारे यहाँ हमला करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो ध्यान दीजिए, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान खुद ही आतंकियों को पालता है, जब उसे पता चल जाएगा कि पालतुओं पर हमला होने वाला है, तो क्या वो उन्हें बताएगा नहीं, उन्हें बचाएगा नहीं? और यदि पाकिस्तान को पता चल गया था तो जाहिर सी बात है उसने आतंकियों को उनके अड्डे से हटा दिया होगा। आतंकी बच गए होंगे। यदि आतंकी बच गए तो फिर भारतीय हमले में मरा कौन? कौन लोग मारे गए जिन्हें कहा गया कि हमने 90 आतंकी मार दिए? हालांकि गोदी मीडिया ने 900 आतंकी भी मार दिए थे। यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार ने पहलगाम के हमले और ऑपरेशन सिंदूर का एकदम खिचड़ी बना के रख दिया है। कुछ समझा नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। सीज फायर का ऐलान ट्रंप करते हैं, भारत कहता है कि कोई तीसरा पक्ष था ही नहीं, खाली भारत पाकिस्तान के बीच बात हुई। तो सवाल है कि तीसरा पक्ष नहीं था तो ट्रंप को पहले कैसे पता चल गया? क्या ट्रंप भी नॉन बायोलॉजिकल है, डायरेक्ट भगवान से बतियाते हैं? उन्होंने पहले ही ऐलान कैसे कर दिया? पाकिस्तान ने ट्रंप को थैंक यू क्यों कहा? मगर अभी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया था कि आतंकी अड्डों पर हमला करने जा रहा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को बचाया होगा, अड्डे से हटाया होगा। फिर भारत के हमले में मरा कौन? और यदि पाकिस्तान ने आतंकियों को नहीं बचाया, उन्हें मरने दिया, फिर यह दावा कैसे किया जा सकता है कि पाकिस्तान जानबूझकर आतंकी पालता है? फिर तो उसने जो निष्पक्ष जांच की पेशकश की थी उसको मान लेना चाहिए था। वो भी तो कहता है ना कि हम आतंकवाद के पीड़ित हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी का विश्वगुरु वाला ढोल एक बार फिर से बहुत बुरी तरह फटा है और विपक्ष के चरणों में जा गिरा है। हालांकि गिरने में भी बहुत कुछ खेला है। इसी के साथ कहीं न कहीं मोदी सत्ता ने यह भी दिखा दिया कि उनके जो 240 सांसद हैं, शायद उनमें से ज़्यादातर बेकाम के हैं, किसी काम के नहीं हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने भी मोदी सत्ता को नसीहत दी है। इन सभी मामलों पर एकदम आसान भाषा में तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप हमें मजबूत कर रहे हैं। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि लोकहित इंडिया नाम के चैनल पर एक न्यूज़ एजेंसी ने 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल गायब हो सकता है। ऐसे में चैनल को बचाने के लिए 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करना है। ये रकम बहुत बड़ी है, इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजते रहिए। 11 साल, करोड़ों का खर्चा और 70 से ज्यादा देशों का दौरा। नरेंद्र मोदी ने जनता का जितना पैसा विदेश यात्राओं पर लुटाया, प्रचार प्रसार में लुटाया, उसका कोई फायदा नहीं मिला। क्योंकि भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर जो हमला किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीति एक्सपोज हो गई। सारा गुब्बारा फूट गया। पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की खुलकर खड़े हुए, मगर भारत के साथ कोई देश खुलकर खड़ा नहीं हुआ। बहुत जोर लगाने के बाद तालिबान और ताइवान ने भारत का समर्थन किया, मगर ये भी दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति के चलते हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि भारत को सेल्फ डिफेंस का हक है, पहलगाम में मारे गए लोगों को न्याय मिलना चाहिए, मगर मॉस्को ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। रूस ने आतंक को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को दोषी करार नहीं दिया और यूरोप के देशों ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश है और उसकी सह पर भारत में मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। सवाल यह है कि क्या 140 करोड़ भारतीयों को टोपी पहनाई जा रही है? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान वायरल हो गया कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या चल रहा है? और डीडी न्यूज ने इसका फैक्ट चेक करते हुए कह दिया कि विदेश मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान पर कार्रवाई के दौरान भारत ने अमेरिका को एक एक स्टेप की जानकारी दी। और सच ये है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के तमाम देशों को ब्रीफ किया था, उनके डेलीगेट्स को बुलाकर ब्रीफ किया और बताया कि भारत क्या करने वाला है, तो उसका प्लान क्या है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत ने पाकिस्तान को बताया था कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं? सोचिए ये किस स्तर की कूटनीति है, ये कैसी प्लानिंग है कि आप दुश्मन देश को बता दे रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ हमला करने वाले हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान खुद ही आतंकवादियों को शरण देता है, पाल पोस कर बड़ा करता है, यदि आप उसको बता देंगे कि हम तुम्हारे आतंकवादियों के अड्डों पर हमला कर रहे हैं, तो क्या उन्हें बचाएगा नहीं? क्या उन्हें छोड़ देगा कि तुम भैया बैठे रहो, भारत हमला करने वाला है, मिसाइल का स्वागत करना?
अगर नहीं तो इसका खंडन विदेश मंत्रालय की ओर से आना चाहिए था। लेकिन फैक्ट चेक दूरदर्शन ने किया, वही दूरदर्शन जो क्रूर दर्शन बन चुका है, दिन रात जहर की उल्टियां करता है, वो भी आपके पैसे पर। अगर पाकिस्तान को पता था कि भारत हमला करने वाला है, तब तो ये सेना के जवानों को बलि का बकरा बनाना था, और हमारी आम जनता को भी, जिनकी मौत हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि जानकारी होने का मतलब है कि पाकिस्तान की सेना तैयार थी, उसके पास राफेल और मिसाइलों से निपटने का मौका था। सवाल यह भी है कि क्या सब मेल जोल का खेल है? केजरीवाल के कालजयी शब्दों में कहें तो सब मिले हुए हैं जी। सवाल यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत अकेले पड़ गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कर रहे थे? क्योंकि वो तो पूरी जिंदगी डिप्लोमेट रहे और उन्हें नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को संभालने का ठेका मिला हुआ है। तो जयशंकर ने कौन सी नीति चलाई कि भारत के समर्थन में खुलकर कोई भी खड़ा नहीं हुआ? क्या सुब्रमण्यम स्वामी की बात सही है कि जयशंकर की भूमिका एक वेटर की तरह है जो नरेंद्र मोदी की मनमर्जी को पूरा करने के लिए बैठा है, देश की नहीं? स्वामी जैसे लोगों ने ही आरोप लगाया था कि जयशंकर को मोदी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता लाने के लिए अमेरिका भेजा था, मगर न्योता नहीं मिला और जयशंकर को बैरंग वापस लौटना पड़ा। और जब उन्हें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत अकेला पड़ गया है, तो उन्होंने उस तालिबान से बात की जिसकी आलोचना दुनिया भर के लोग करते हैं। और दुनिया को तो छोड़िए, तमाम अंधभक्त और नफरती चिंटू खुद ही विपक्ष की सरकारों को तालिबानी सरकार कहते हैं, यानी जिसकी आलोचना करते हो उसी का समर्थन लेकर छाती फुला रहे हो। और तालिबान की सरकार को किसी भी देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। चीन के अलावा भारत के रिश्ते ही तालिबान के साथ मजबूत होते दिख रहे हैं, मगर तालिबान के मंत्री को फोन करना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्टैंड के लिए समर्थन मांगना जब मोदी सत्ता के लिए बड़ी बात हो जाए, तो समझ लीजिए कि विदेश नीति का कैसा कचरा किया गया है, ढोल किस कदर फटा हुआ है। विश्व गुरु का प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। देश जानता है कि भारत के साथ जंग के बीच अमेरिका की अगुवाई में IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद की है, उससे ज्यादा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहने में कोई कोताही नहीं दिखाई। और उसी डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी कभी माय फ्रेंड ट्रंप कह के संबोधित करते थे। उसी ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपना असली चेहरा दिखा दिया, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने ट्रंप के लिए खुलकर प्रचार किया और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का क्रेडिट लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर के लिए राजी किया है। और ट्रंप का बयान उस समय आया जब नरेंद्र मोदी रात के 8 बजे देश को संबोधित करने वाले थे। सोचिए, नरेंद्र मोदी के 8 बजे वाले खेला करने से पहले ही ट्रंप ने अपना बम फोड़ दिया। और ट्रंप के लिए इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने एप्पल कंपनी को भी धमका दिया कि भारत में एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भारत अपना देख लेगा, क्योंकि भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है। यह सीधा संकेत था कि अब एप्पल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होगी। और टीम कुक ने बिना किसी देरी के गर्दन हिला दी। और एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्ड होने से कुछ घंटे पहले ही खबर आई कि ट्रंप ने फिर से कहा है कि भारत हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए जीरो टैरिफ पर राजी हो गया है। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पटरी से उतरते हुए दिख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार पटरी से उठाकर पटक देना चाहते हैं। संबंधों में गर्मजोशी समापन की तरफ है और डोनाल्ड ट्रंप का बयान नरेंद्र मोदी सरकार के हर स्ट्रेटजी के खिलाफ जा रहा है, सीधे सीधे भारत के खिलाफ भी जा रहा है। मगर इसके जिम्मेदार कौन है, पता लगाते रहिए। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने लिखा कि भारत को अब पता चल जाना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक मामलों में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश की, उसका सिला क्या मिला? क्यों मोदी ने बार बार अमेरिका का दौरा किया? क्यों जनता के पैसे से अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन होता रहा? क्यों जनता को भरमाया जाता रहा कि अमेरिका में मोदी की बड़ी इज्जत है? आखिर नरेंद्र मोदी को अमेरिका से मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। सोचिए, जानवर से भी बदतर हालत उसने भारतीयों की कर दी। ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का चौपट हो जाना था। उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ की धौंस दिखाकर मोदी सत्ता की हेकड़ी निकाल दी और अब ऑपरेशन सिंदूर पर कह दिया कि बिजनेस बंद करने की धमकी देकर युद्ध को आया है। तो क्या इससे ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी का सरेंडर माना जाए? वही बात फिर से दोहराई जाए जो कांग्रेस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। क्योंकि कंगना रनौत ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ट्वीट कर दिया तो बवाल मच गया। मंडी की सांसद ने क्या कहा था? यही तो कि नरेंद्र मोदी सब अल्फा मेल का बाप है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का अपमान भारतीय जनता पार्टी और अध्यक्ष जेपी नड्डा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत कंगना रनौत को फोन मिलाया और कह दिया कि ट्वीट डिलीट करिए। और यही बात कंगना ने दोबारा ट्वीट करके बता दी दुनिया को। तो पता चल गया कि जेपी नड्डा ने फोन करके कंगना का ट्वीट डिलीट करवाया है। अब आप समझ लीजिए कि मोदी सत्ता से लेकर पार्टी तक, भारतीय जनता पार्टी तक को
ट्रंप की कितनी चिंता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसे हल्के में कैसे ले सकते हैं। और इसी से निपटने के लिए मोदी सत्ता ने अब विपक्ष के नेताओं को प्रचार में उतारने का फैसला किया है। मोदी सत्ता की प्लानिंग है कि कमेटी बनाकर विपक्षी नेताओं को विदेश भेजा जाए, और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस कमेटी की अगुवाई शशि थरूर करेंगे। सवाल यह है कि सीज फायर के ऐलान के बाद मोदी सत्ता ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, विपक्ष मांग करता रहा, नहीं बुलाई, संसद का सत्र नहीं बुलाया, विशेष सत्र नहीं बुलाया, और जो शुरुआती 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें नरेंद्र मोदी खुद ही नहीं गए। यानी प्रधानमंत्री अपने आप को विपक्ष के प्रति जवाबदेह मानते ही नहीं है और देश के प्रति भी जवाबदेह नहीं मानते हैं। और अब वो चाहते हैं कि विपक्ष उनके आगे सरेंडर कर दे और उनके फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए, उन्हें डिफेंड करने के लिए विदेश जाकर दुनिया को बताए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था। क्या विपक्ष ये कह पाएगा कि मोदी ने जब सीज फायर के लिए हमसे नहीं पूछा तो हम उनके प्रोपेगेंडा के प्रचार में क्यों जाएं? क्या विपक्ष ये कह पाएगा कि मोदी ने विदेश नीति का हलवा बना दिया है, कचरा फैला दिया है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने 25 मई को केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, लेकिन अब वे चाहते हैं कि पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए सभी दलों के सांसद विदेश जाएं। राजनयिक पहल की सख्त जरूरत है, लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों? सवाल ये भी है कि विपक्ष ऐसा क्यों करे। लेकिन विपक्ष के लिए दिक्कत की बात यह है कि अगर वो मना कर देता है तो फिर भाजपा खुलकर कहेगी कि विपक्ष देशद्रोही है, देश विरोधी है, जब देश को जरूरत है तो ये काम नहीं आ रहे हैं। मगर जयराम रमेश की बातों से सारे कांग्रेसी संतुष्ट होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर तो लंबे समय से बीजेपी की ही भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और केरल में जब विंझिम पोर्ट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां शशि थरूर मंच पर मौजूद थे। और पहलगाम हमले के बाद जब विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, मोदी ने कहा कि यहाँ शशि थरूर बैठे हैं और कुछ लोगों को आज नींद नहीं आने वाली है। तो क्या नरेंद्र मोदी को बहुत पहले पता चल गया था कि आने वाले दिनों में उन्हें शशि थरूर की जरूरत होगी, या फिर केरल विधानसभा चुनाव से पहले शशि थरूर को पार्टी में लाने की चाल चली जा रही है? लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि क्या केरल में अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर को सीएम चेहरा घोषित करेगी, उनके नाम पर वोट मांगेगी? या मोदी जानते हैं कि भाजपा के सारे सांसद नकारा हैं और भाजपाई नकारा नहीं है, तो फिर बीजेपी निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, सनी देओल, उनकी माताजी, इन सबको क्यों नहीं भेज देते विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए? क्या ये लोग दुनिया को नहीं समझा पाएंगे भारत की स्ट्रेटजी? क्या भाजपा के नेता किसी काम के नहीं है कि शशि थरूर को कमेटी की कमान देने की बात हो रही है? और ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं जिसे न तो हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से मार सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने वर्षों पहले शशि थरूर पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ताना मारा था। उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को खत्म करने की साजिश हुई, लेकिन अब शशि थरूर मोदी की भाषा बोलने लगे हैं क्या? और खुलकर कहते हैं कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है बल्कि देश के लिए बोलते हैं। तो अब शशि थरूर के लिए मौका है कि वो नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी लॉयल्टी को साबित करें और दिखाएं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी ये दिखाएगी कि देखिए शशि थरूर देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए काम करते हैं, इसलिए हमने उनको अपने भीतर शामिल कर लिया, इसलिए उनको आप केरल का मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्योंकि जब पूरी दुनिया के देश मुंह बंद करके खड़े हैं तब मोदी सत्ता को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में दूसरे देशों को समझा सके। और यूनाइटेड नेशंस में शशि थरूर ने एक लंबा वक्त गुजारा है तो उनके पास पर्याप्त अनुभव है, काबिलियत की कमी नहीं है कि वे तमाम देशों के साथ डील कर सकते हैं। मगर यह क्लियर हो गया है कि भाजपा नेताओं के पास ज्ञान और डिप्लोमेसी की समझ नहीं है। अगर होती तो भाजपा शायद अपने नेताओं को आगे करती, क्योंकि 240 सांसद तो इन्हीं के पास हैं और ये कोई यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम तो है नहीं जहां विपक्ष के नेता को भेजकर भारत की एकजुटता का संदेश दिया जाए। यहाँ तो एक कमेटी भेजी जा रही है जिसमें विपक्ष के नेताओं की संख्या ज्यादा नजर आती है। वैसे सिर्फ शशि थरूर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम भी अपनी ही पार्टी के कहीं न कहीं खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सत्ता की जमकर वाहवाही कर रहे हैं। मगर अब उन्हें लगता है कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं है और इंडिया अलायंस का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये जो भाषा है वो कांग्रेस पार्टी के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये वही चिदम्बरम है जो पार्टी के बड़े जानकार नेता माने जाते हैं, पार्टी की नीतियां तय करते हैं, और जब वो कांग्रेस के भविष्य को अंधकारमय बताने लगे तब समझ आता है कि ये लोग क्यों कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी इन नेताओं से आगे निकल चुके हैं, उन्हें सच में इनकी परवाह नहीं। वे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जोड़ने में जुटे हैं, क्योंकि अंत में लोकसभा या विधानसभा की सीटें ही मायने रखती हैं। इसलिए पार्टी के पुराने नेताओं को लगता है कि शायद उनकी बात पार्टी में सुनी नहीं जा रही है, भाव कम हो गया है, उनसे सलाह नहीं ली जा रही और अब उनके पास मौका है कि वे अपने दिल की भाषा बोलें। तो शुरुआत हो चुकी है। मोदी के लिए दिक्कत यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साथ घरेलू राजनीति को भी सेटल करना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिख रहे हैं कि मोदी सरकार की मजबूरी है
कि दुनिया में अपना पक्ष रखने के लिए उसे एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है, लेकिन उसका टुच्चापन इस सूची से जाहिर होता है। यह स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि विभिन्न दलों से इस बारे में कोई राय नहीं ली गई। ठीक है, शशि थरूर अच्छे वक्ता हैं, मगर उनका चुनाव कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं किया गया होगा। वे इस समय मोदी सरकार के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम बिना पार्टी नेतृत्व से बात किए उठा लिया गया होगा। इस सूची में जम्मू कश्मीर के एक नेता का भी नाम नहीं है, जबकि कूटनैतिक दृष्टि से ऐसा जरूर किया जाना चाहिए था। लिस्ट में कांग्रेस के बाद जो दो बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, उनमें से किसी नेता को नहीं रखा गया। संजय कुमार झा और एकनाथ शिंदे भी एनडीए के ही हैं। इन दोनों नेताओं के अनुभवों और काबिलियत को देखते हुए लगता नहीं है कि वे कोई सार्थक भूमिका अदा कर पाएंगे। बीजेपी के दो नेता हैं, यानी 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में से 4 तो एनडीए के हैं। शशि थरूर बीजेपी समर्थक हैं, सुप्रिया सुले किधर की हैं पता नहीं। कुल मिलाकर ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नहीं है और चयन के मामले में इसमें बहुत समझदारी नहीं दिखती। इसलिए इस दुष्प्रचार में मत फंसिए कि सरकार विपक्ष को साथ ले रही है। वो विपक्ष का देश नहीं बल्कि अपने हित में इस्तेमाल करना चाहती है। गुजरात के पुराने अखबारों में से एक गुजरात समाचार पर पहले छापा डाला गया था और फिर उनके मालिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही गुजरात समाचार है जो गुजराती में छपता है और 25 साल से मोदी के गुजरात को कंट्रोल करने के बावजूद सवाल पूछता है। सवाल बंद नहीं किया, डरा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। कोरोना के टाइम इस अखबार ने मोदी के दावों की हवा निकाल दी, मगर 2027 के गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, रायता फैलना देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि दिल्ली की नोएडा मीडिया की तरह ही पूरे देश का मीडिया उनके सामने दंडवत रहे। गुजरात समाचार पर ईडी की कार्रवाई के बाद वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने लिखा कि किसी अखबार या चैनल पर ईडी की कार्रवाई का मतलब है तो उसने सरकार से सवाल पूछे हैं। नोएडा के किसी बड़े चैनल पर आज तक ईडी नहीं पहुंची, वहां कैसी पत्रकारिता हो रही है आप समझ सकते हैं। गुजरात समाचार ने सरकार से आम खाने का तरीका नहीं जानना चाहा, नींद के घंटे नहीं पूछे। मीडिया के दमन के खिलाफ राजनीतिक दलों को भी आवाज उठाने की जरूरत है। देश में मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना करने वाले विलुप्त होते संस्थानों के साथ खड़े होकर ही लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस तरह की कार्यवाही मीडिया संस्थानों को डराने और उनको औकात बताने के लिए नियमित अंतराल पर की जा रही है, मगर बात सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है। देश, सेना और सैनिकों को मोदी के सामने दंडवत करने की प्लानिंग भी हो रही है, क्योंकि भाजपाइयों के दिमाग में तो यही चल रहा है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कह दिया कि पूरा देश, सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो जगदीश देवड़ा को हटाने की बात मत कीजिएगा, ना ना, बहुत पाप लगेगा। ये सब नहीं करते। उनकी इस योग्यता के लिए ही उन्हें मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और बीजेपी में सारे बयान पूछ कर ही दिए जाते हैं, पूछ कर ही डिलीट किए जाते हैं, और इससे पता चलता है कि मोदी सत्ता के मन में चल क्या रहा है। जगदीश देवड़ा के बयानों के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, मगर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का गुणगान किया जा रहा है उससे पता चलता है कि मोदी का सबसे बड़ा चाटुकार बनने की होड़ मची हुई है। मोदी को भगवान साबित करने में भाजपा के नेता किसी को भी गरिया सकते हैं, सेना को भी, सैनिकों को भी, देश की जनता को भी, संविधान को भी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मालिक एक है। यह अलग बात है कि जनता के बीच ये लक्षण मोदी सत्ता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं और इसी तरीके के बयान उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर देते हैं। जगदीश देवड़ा से पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को गरियाया, आतंकवादियों की बहन कह डाला, और मोदी सत्ता इस रात को समेटती उससे पहले ही जगदीश देवड़ा ने गोबर कर दिया। इस पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं है और भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। भाजपा के नेताओं को अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोग ऊंचे पदों पर बैठकर सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। जगदीश देवड़ा को पता होना चाहिए कि सेना किसी नेता के चरणों में नहीं झुकती, वो संविधान और देश के प्रति नतमस्तक होती है और संविधान ही सर्वोपरि है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों से अपील है कि अपने इस चैनल लोकहित इंडिया को बचाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके सहयोग भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।